what we are discussing is birth control. बर्थ कंट्रोल मतलब जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन. सो कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर क्या आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे. सो पहले तो वाई वी नीड अ बर्थ कंट्रोल. आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको चेक करना है, एक्सप्लोजन को रोकना है. सो मेथड ऐसा जो मेथड होगा दैट डज नॉट अलाउ कंट्रासेप्शन विदाउट अफेक्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. मतलब सेक्स इंटरकोर्स हुआ बट कंट्रासेप्शन नहीं आएगा. तो इस तरह की कोई भी डिवाइस या किसी भी तरह का कोई भी चीज होगी तो उसे बर्थ कंट्रोल के अंदर रखा जाएगा. जैसे कि माइट बी पॉसिबल यदि हम उसकी बात करें, इट शुड बी किस तरह के होने चाहिए. इट शुड बी ऑब्वियस ही बात है यूजर फ्रेंडली होने चाहिए. यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट के अंदर, है ना. इजीली अवेलेबल होने चाहिए. उसके बाद इफेक्टिव होने चाहिए. इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल. सो इफेक्टिव और रिवर्सिबल का मीनिंग समझ आ गया होगा. ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी स्पेसिंग के लिए है ना. जैसे कि बच्चों के बीच में जो गैप रखा जाता है वो टेम्परेरी रखा जाता है, तो इस तरह का होना चाहिए. साथ के साथ में इट शुड नॉट हैम्पर it should not hamper the sexual desire. डिज़ायर या ड्राइव. और जैसे ही हम उन टेम्परेरी मेथड्स को हटा देते हैं या उनका जो वर्क है वो बंद हो जाता है, इस तो उसके बाद में कंसेप्शंस आ सकते हैं, कंट्रासेप्शंस आ सकते हैं, प्रेगनेंसी आ सकती है, कंसीविंग आ सकता है. सो हमारे पास में टू ब्रॉड कैटेगरीज है. यदि हम इन सबको देखें तो टू ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. होल कंट्रासेप्शन को, होल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस को. सो द टू मेजर थिंग्स आर, that is first of all temporary method, temporary और स्पेसिंग मेथड जो हमारा रिलेटेड होगा इसी से. और दूसरा जो चीज़ यहाँ आ सकती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, टर्मिनल, हाँ, परमानेंट या टर्मिनल मेथड. टर्मिनल मेथड. सो टर्मिनल मेथड के अंदर ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाएगा, हमारे पास टू टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे. टेम्परेरी होगा जो स्पेसिंग करने का काम आएगा, और टर्मिनल मेथड जो होगा देर इज नो स्पेसिंग. सो टेम्परेरी मेथड के अंदर हम लोग देखो क्या क्या एक ब्रॉड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, फीमेल बॉडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका किस तरह के स्टेप्स होते हैं, किस समय पे रिस्क पीरियड होता है, किस समय पे सेफ पीरियड होता है. इसे नेचुरल मेथड या फिर अपन ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं. ट्रेडिशनल मेथड. सो ट्रेडिशनल मेथड या नेचुरल मेथड के अंदर हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि बॉडी आपकी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट टाइप में, इस तरह का. तो इसे बोलते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें भी हम लोग इसको तीन ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे. सो पहला तो ये हो गया नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड. दूसरा हमारे हो सकते हैं दैट इज़ व्हाट वेरियर मेथड. वेरियर मेथड के अंदर ऑब्वियस ही बात है कॉन्डोम्स वगैरह आएंगे, फीमेल कॉन्डोम्स हो, मेल कॉन्डोम्स हो, उस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि स्पर्म एंड ओवम को मीट करने नहीं देगा. उसके बाद तीसरा हम लोग जो ब्रॉड कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो है आईयूडीज. आईयूडीज होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जो कि यूटेरस के अंदर इम्प्लांट की जाती है बाय द प्रोफेशनल मेडिकोस और स्टाफ और नर्सेस. उसके बाद फोर्थ आता है जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपको पता ही होगा. ये पिल्स मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल. यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आईयूडीज जो है वो ज़्यादा फेमस है विद इन द फीमेल. और यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल मेथड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, वाइडली एक्सेप्टेड इन वर्ल्ड की बात करें तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स
या फिर हार्मोनल मेथड कहलाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आता है जैसे कि इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड जो है हार्मोनल मेथड के अंदर आता है। इंजेक्टेबल जैसे इंजेक्शंस वगैरह का यूज़ करना, और साथ ही साथ में एक और तरीका होता है जैसे बोलते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट में कुछ स्टिक्स होती हैं जिनको हम बॉडी के स्किन के नीचे की तरफ इम्प्लांट करते हैं, लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह के मेथड है। एंड लास्ट में फाइनल जो होता है उसे बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल केमिकल मेथड। सो टर्मिनल मेथड के अंदर आपके आता है सर्जिकल मेथड, जिसमें आपके आता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सो ये तो जैसे आपके हो गया कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड मेथड हो गए इस तरह के कि आप टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड हैं उनको यूज़ में ले सकते हो या टर्मिनल मेथड्स को यूज़ में ले सकते हो। तो इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है बर्थ कंट्रोल के अंदर, दैट इज व्हाट पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर ये आएगा कि सपोजेड किसी तरह का बर्थ कंट्रोल वाली जो हम लोगों ने देखी थी या आईडीज़ हैं या ये किसी तरह से फेल हो जाती हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस होते हैं, या ड्यूरिंग द रेप केसेस हो सकते हैं, आपको बेबी को कैरी नहीं करना है, रेप केसेस हैं या फिर किसी तरह का कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उस केस में प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहते, तो उस केस में अपन को पोस्ट कोइटल, कोइटल मतलब हो गया इंटरकोर्स, आफ्टर इंटरकोर्स कॉन्ट्रासेप्शन के किस तरह के मेथड हमारे पास अवेलेबल है, उन मेथड्स को हमें पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर देखना है। सो हम लोग बात करते हैं नाउ स्टार्टिंग से, दैट इज व्हाट कॉल्ड नेचुरल मेथड। सो गाइस नाउ स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्पररी स्पेसिंग मेथड का। सबसे फर्स्ट जो होगा दैट इज व्हाट नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड के अंदर या हम लोग बात करें ट्रेडिशनल मेथड, इसमें मेनली आपके 3 कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहले आता है दैट इज व्हाट रिदम मेथड। रिदम मेथड, रिदम मेथड या फिर हम बोलेंगे कैलेंडर मेथड। सो कैलेंडर मेथड में हम लोग को क्या करना है, जैसे कि आपको पता लगाना होगा बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको अच्छे से समझना होगा, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसको किसी भी नाम से जान सकते हो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम मेथड या फिर कैलेंडर मेथड। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसका क्या मीनिंग होता है, आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो जैसे 14 डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सो 14 डे के थोड़ा सा साइड में यदि हम बात करें, कुछ 3-4 दिन इधर और 3-4 दिन इधर, ये जो टाइम होता है ये आपके क्या होता है, रिस्क पीरियड होता है, रिस्क पीरियड। और बाकी का जो टाइम होता है ये वाला और ये वाला, जिसमें आपके कौन कौन से फेज आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग आ जाता है, जैसे कि आपके प्री ओवुलेटरी या प्री ओवुलेटरी फेज आ जाता है, जैसे कि तो प्री ओवुलेटरी फेज, ब्लीडिंग फेज आ जाता है। उसके बाद में 14 के बाद में आपको याद हो तो ये वाला पूरा जो आपके फेज था ये क्या था, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। सो मिड में जो सेक्शन है आपका, जो कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है उसे रिस्क पीरियड बोला जाता है। उसके बाद के जो सेक्शन हैं, रिस्क पीरियड के बाद के, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो, ये सेफ पीरियड कहलाता है। सेफ पीरियड, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा माना जाता है कि आप 7 days आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल और 7 days बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल is called safe period, because in this case, yeah, in these 14 days ovum is not present in the fallopian tube. So fallopian tube में यदि ovum नहीं होगा तो there will be no contraception या फिर fertilization. Got it? There is no risk. That is what natural method, rhythm method
या अपन बोलेंगे कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सो नाउ वील टॉक अबाउट द कोइटस इंटरप्शन, और दूसरा इसका नाम है दैट इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड, तो इसका फंडा क्या है कि दैट मेल हैज टू रिमूव देयर दैट द पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जब उसको लग रहा हो लाइक कि ही इज अबाउट टू कम, देन उस समय पे उसको पीनस को क्या करना है, वेजाइना से बाहर निकाल लेना है। तो ये कोइटस इंटरप्शन या विथड्रॉल मेथड कहलाता है। इसके लिए कम से कम आपको एटलीस्ट टू सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, दैट रिक्वायर एक्चुअली सेल्फ control, and apart from that self control, apart from that it has high failure rate। तुम्हें पता है क्यों? हाई फेलियर रेट इज लाइक रिलेटेड कि प्री एजैकुलेशन जो फ्लूइड है, जिसे इमिशंस के नाम से जानते हैं, जो कि बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड से बाहर आता है, उसमें देखे गए हैं कि उस ग्लैंड से जो फ्लूइड बाहर आता है, जो इमिशन कहलाते हैं, उनके अंदर स्पर्म मिल सकते हैं, वाइवल स्पर्म मिल सकते हैं, एंड दैट कैन मेक कंसीविंग। सो इसे ऐसा बोल सकते हैं, प्री इजैकुलेशन जो फ्लूइड होता है मे कंटेन द स्पर्म, दैट इज व्हाई फेलियर रेट इज हाई इन कोइटस इंटरप्शन और विड्रॉल मेथड। गॉट इट? सो हम लोग थर्ड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक और चीज़ होती है, इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। सो लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब क्या हो गया, जो फीमेल है जब लैक्टेशन पर होगी, यानी कि अपन बोले कि ड्यू टू लैक्टेशन जो फीमेल होगी उसमें प्रोलैक्टिन होगा, सो प्रोलैक्टिन एक्चुअली याद होगा, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जो होता है, दैट एक्चुअली इनहिबिट व्हाट, FSH, है ना, FSH, LH, और so in that case FSH or LH, or in that case ovulation does not occur। if ovulation does not occur then definitely obvious ही बात है, आपको lactation मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी, that kind of way, right? और ये आराम से कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करा सकता है 6 मंथ तक एटलीस्ट। सो कॉन्ट्राप्शन जो अपन बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन जो है एटलीस्ट आपके 4-6 मंथ तक की स्पेसिंग दे सकते हैं, 4-6 मंथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज वेरियर मेथड। द वेरियर मेथड एक्चुअली लाइक फिजिकल मेथड। सो फिजिकल मेथड के अंदर क्या आने वाला है वो देखते हैं, जिसकी आपके फिजिकल मेथड दैट चेक द स्पर्म फ्रॉम द मीटिंग द oocyte or ovum। सो हम लोग बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल के लिए, सो मेल के केस में आते हैं जैसे कि कॉन्डोम्स। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, जनरली ये लेटेक्स के बने होते हैं। लेटेक्स एक तरह का रबर हो गया, और ये पीनस के ऊपर लाइक बॉर्न किया जाता है, पहना जाता है, एंड दैट ऑल्सो प्रिवेंट द एसटीडी, दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एसटीडी, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी मतलब हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। सेकंड जो चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि फीमेल कॉन्डोम के बारे में, जिसे फेमिडोम के नाम से भी जानते हैं। अगेन फेमिडोम या फीमेल कॉन्डोम जो होते हैं वो जो होते हैं पॉली यूरेथ्रिन के बनते हैं, दैट्स अ पॉली यूरेथेन, दे आर मेड अप ऑफ द पॉली यूरेथेन, एंड यदि मैं बात करूं दे आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड द कवर द सर्विक्स,
एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो इस केस में भी आपके क्या कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं होंगे। सो वेरियस मेथड में पहला जैसे हम लोग बात करते हैं मेल एंड फीमेल कॉन्डोम से रिलेटेड, एंड उसके अलावा भी और भी चीज़ें आती हैं जो ओनली फॉर फीमेल है, ध्यान रखना, ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज व्हाट डायफ्राम, डायफ्राम जो कि कुछ इस तरह का है, इस तरह का डायफ्राम। जैसे कि वॉल्ट, जैसे कि वॉल्ट कैप, इस तरह का वॉल्ट कैप है। एंड द लास्ट एंड फाइनल एक और है, डायफ्राम हो गया, वॉल्ट कैप हो गया, एंड द थर्ड वन इज सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप कुछ इस तरह का लॉन्ग सी ट्यूब होगी, इस तरह की। सो ये सर्वाइकल कैप, ये वॉल्ट और ये डायफ्राम, ये ओनली फीमेल के लिए ही यूज में आ। सो बेटर टू यूज देम विद द spermicidal creams or agent that actually increase its effectivity. So इनकी खास बात क्या है, जो डायफ्राम है, वॉल्ट है या सर्वाइकल कैप है, दे आर रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल। इनकी इनकी शानदार बात क्या है, दे आर रीयूजेबल, दे कवर्ड द सर्विक्स, दे कवर्ड द सर्विक्स, एंड द साथ ही साथ में दे आर ऑल्सो इफेक्टिव, दे आर वेरी इफेक्टिव, they are very effective along with spermicidal agent, spermicidal agent। तो spermicidal एजेंट ऐसे एजेंट होंगे जो कि स्पर्म को ख़त्म कर देंगे। लास्ट थिंग इज डायफ्राम, वॉल्ट एंड सर्वाइकल कैप ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर। इज इट ओके? तो टाइप पे चलते हैं, एंड दैट वाज IUD। IUD इज व्हाट, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, है ना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, तो इन्हें बोलेंगे आयोडीज, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। एक्चुअली इन आयोडीज का सबसे शानदार वर्क जो है, सबसे बेस्ट वर्क जो है, दैट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस, दैट इंक्रीज phagocytosis. So they are divided into the three broad category. So they are they are grouped in three broad category. The three broad categories are, the is first one is non-mediated devices, non-mediated device। सो नॉन मीडिएटेड डिवाइस क्या हो गया कि जिसमें कोई हार्मोनल या कोई केमिकल चीज़ नहीं है, ओके। या फिर एक और नाम से जान सकते हैं, और इनको बोल सकते हैं बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस, इनर्ट डिवाइसेस। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर आएंगी। इनके एग्जांपल्स भी पहले बात करते हैं, एंड दीज एग्जांपल्स आर लिप्स, लूप। जनरली ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, लिप लूप जो होते हैं जनरली वो प्लास्टिक के बने होते हैं, और कुछ आपको इस तरह के ये दिखते हैं। सो दीज आर लिप लूप्स, कुछ इस तरह के। सो सेकंड थिंग पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट तो हो गया थ्री ब्रॉड कैटेगरी में, दैट इज वो नॉन मीडिएटेड, फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग IUDs जैसे कि एग्जाम्पल की में बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल कॉपर T, copper 7, and then third one is, that is what, multi-load 375। so copper T जैसा नाम है इसका, उसमें कुछ इस तरह का होगा,
सॉरी कॉपर 7 यदि मैं बात करूँ तो कॉपर 7 कुछ इस तरह का होगा, और उसके बाद इस तरह का उसका थ्रेड होगा इस तरह से, ये होगा कॉपर 7। टी जो होगा वो कुछ टी शेप में होगा, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड देम टी, इस तरह का। और जो मल्टी लोड होगा वो कुछ एंकर शेप होगा इस तरह से, जैसे कि एंकर होता है ना, इस तरह का, ये कुछ इस तरह का होगा, दैट इज़ व्हाट मल्टी लोड। सो ये मल्टी लोड हो गया, ये कॉपर 7 हो गया, और ये कॉपर टी हो गया। सो इस तरह का ये आपके सामने है। अब इनकी खास बात क्या है, दे एक्चुअली रिलीज these three, right? They actually release copper ion. So copper ion release करने का फंडा क्या है? They actually release copper ion. So copper ion यहाँ पर क्या करता है, that actually जो sperm motility है या उसके sperm की जो कैपेसिटी है फॉर द फर्टिलाइजेशन, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यस, इट रिड्यूस और सप्रेस, इट रिड्यूस और सप्रेस sperm मोटिलिटी, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस कर ही रहा है, साथ में मोर्टेलिटी भी बढ़ा देगा। मोर्टेलिटी मतलब डैमेज होना, ख़त्म होना, उस चीज़ को बढ़ा देगा। सो जो मल्टीलोड 375 जो नाम आया है वो एक्चुअली इसके कॉपर की वजह से आया है। इसमें जो एक थिक कॉपर होता है जिसका सरफेस एरिया कुछ 375 mm के आसपास होता है, इसका सरफेस एरिया 375 mm इसका सरफेस एरिया होता है इस कॉपर डिवाइस का सरफेस एरिया होता है। इस वजह से इसका नाम आया है 375, दैट इज़ व्हाट 375 mm सरफेस एरिया होता है, जो कि करीब ये मान लो कि यूट्रस के अंदर ये करीब 5 ईयर्स तक, फॉर 5 ईयर्स तक कंट्रासेप्शन की तरह काम आ सकता है, फॉर 5 ईयर्स तक। सो कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड मैंने आपको बता दिया, ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड वन से। There are third method, that is what hormonal releasing IODs. इसमें मेनली दो तरह के आते हैं, LNG-20 दैट इज लेवोनोगैस्ट्रॉल, एंड सेकंड आता है प्रोजेस्टर्ट। देखो SERT जो वर्ड है यहाँ से आया, इंसर्ट से। अपन ने क्या किया, प्रोजेस्ट्रॉन रिलेटेड कोई आयोडीज हैं उनको अपन ने क्या किया, इंसर्ट किया, इसलिए यहाँ से वर्ड आया SERT दैट इज इंसर्ट से। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की डिवाइसेस हैं, जैसे कि इस तरह की, और ये इस तरह का है, और इसके अंदर जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है जिसमें फील्ड है, ये एक्चुअली क्या है, हार्मोन है, वो सिंथेटिक हार्मोन है। तो इसे बोलते हैं इसी वजह से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। ठीक है, अब इनका सबसे बड़ा फंडा क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का सबसे शानदार फंडा क्या है। सो देखो, यदि प्रोजेस्टेरोन, पहला तो आपको बताइए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है दैट मेक्स यूट्रस अनसूटेबल। ये तो अपन ऑलरेडी बोलते जा रहे हैं कि आयोडीज जो जनरली क्या करती हैं, अनसूटेबल बनाती हैं, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करवाती हैं। साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरोन, है ना, ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरोन, है ना, ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, सर्विक्स याद है, सर्विक्स में थिक म्यूकस बनता है, ये दैट इज व्हाट थिक म्यूकस। तो जो सर्विक्स होता है उसमें थिक म्यूकस बनता है, ये एक सबसे बड़ा इसका फंडा है। जो थिक म्यूकस है वो भी स्पर्म को एंट्री नहीं करने देगा। सो थिक एंड ड्राई म्यूकस जो है वो आपके बनता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, और ईस्ट्रोजन की वजह से यदि हम इसको और कंपेयर करके देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, सिलीपरी होगा और थिन होगा सर्वाइकल म्यूकस, जो अपन ईस्ट्रोजन के केस में देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन के केस में ये जो म्यूकस होता है वो थिक होता है, ड्राई होता है, एंड दैट बिकॉज ऑफ इट स्पर्म विल नॉट एंटर, या स्पर्म की जो एंट्री होती है वो प्रिवेंट रहती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग पिल्स हैं। एंड
and overall progesterone also do what? And progesterone also inhibit FSH, या फिर अपन बात करें GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो इन सब रिजल्टेंट क्या होगा? ओवुलेशन क्या होगा? डज नॉट अकर। द फर्स्ट वन जो ब्रॉड कैटेगरी अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज व्हाट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड द सेकंड वन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इंजेक्टेबल ऑब्लिक, या ऐसा बोले एंड इम्प्लांट। सो ये दोनों ही जनरली क्या हार्मोनल मेथड के अंदर आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो एक्चुअली पिल्स हैं। यदि हम बात करें एक इसको भी और आगे जाके डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है, जैसे कि इनको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनकी खास बात क्या है? ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। 100% इसका एक्सेप्शन है, 100%। और साथ के साथ में वाइडली अपन बात करें, ये एक्सेप्टिव मेथड है। सो बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बात करते हैं। इनमें मेजरली रूप से हम लोग बात करें तो दो ब्रॉड कैटेगरी है। एक होती है COP मतलब हो गया कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर ऑब्वियसली बात है, क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन होगा। और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के रिजल्टेंट क्या होता है? जनरली अपन बात करेंगे तो GnRH क्या होता है? इनहिबिट होगा। और GnRH इनहिबिट होगा तो ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन डज नॉट अकर। सो ये इस तरह की चीज़ होंगी। और साथ ही साथ में ये आपको समझ आ जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड COP, राइट। और एग्जाम्पल और हम बात करें थोड़ा सा तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे अपन बात करते हैं माला D एंड माला N। सो जैसे अपन D बारे में बात करते हैं तो इसे जनरली बोलते हैं डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में इसे बात करते हैं। जैसे जनरली माला D का जो आपको एक लीफ मिलेगा, उस लीफ के अंदर क्या आती है? टोटल टैबलेट्स आती हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास जो टोटल टैबलेट्स आती हैं वो कुछ 28 के आसपास का आता है, वो कुछ लीफ जो आता है इस तरह से आता है। जिसमें से जो लास्ट की जो 7 आती है ना, ये लास्ट की 7 जो हैं, ये जो 7 लास्ट की जो हैं वो Fe रिलेटेड होती हैं, आयरन वाली टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, आयरन टैबलेट्स होती हैं। और जो स्टार्टिंग की 1 2 3 4 से हम लोग चलते हैं तो जनरली हम लोग फर्स्ट जो टैबलेट लेने वाले हैं या फर्स्ट टैबलेट जो ली जाती है वो एक्चुअली स्टार्टिंग में ली जाती है, स्टार्टिंग विद इन 5 डेज के अंदर ली जाती है। स्टार्टिंग में विद इन 5 डेज के अंदर ली जाती है। जैसे कि आप बात करो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन या 4 दिन तो हमारे क्या हो गया? 3 to 4 डेज तो क्या हो गया? ब्लीडिंग फेज होगा, मीनस फेज होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? ये स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट से लेके 21 डेज तक तो हमें क्या करना है? पूरा ये कंप्लीट करना है। एंड देन फाइनली जाके जो 7 डेज की जो पिल्स हैं आपको जो दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या है? आयरन टैबलेट पिल्स हैं जो इस तरह से आती हैं। जैसे ही ये पिल्स ख़त्म होंगी, जैसे ही इनको लेना बंद किया, जैसे कि एक पूरा लीफ ख़त्म हो गया, इसके बाद में क्या होगा? व्हेन इट एंड दिस लीफ इज व्हाट एंड, देन फाइनली जाके क्या होगा? ब्लीडिंग अकर। बट एक छोटी सी चीज समझने होगी कि इसमें जो ब्लीडिंग होगी ना, दिस ब्लीडिंग डज नॉट हैव
क्या? oocyte. This bleeding does not have what? oocyte. इसमें आया? हाँ. Now POP. POP मतलब हो गया that is progesterone only pills. So progesterone only पिल्स, इनको एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, इसके नाम से आती है दैट इज मिनी पिल्स. सेम है, प्रोजेस्टेरॉन भी इनहिबिट करता है GnRH को, सो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तो ये भी ओवुलेशन नहीं कर पाएगा. थिक म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस जो है ये भी लेके आ सकता है. ये बर्थ कंट्रोल का एक तरह से पिल्स वाला मेथड जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट कैटेगरी के अंदर रखा जाता है. इज अ क्लियर? पिल्स मेथड, राइट. अब उसके बाद में हार्मोन मेथड का दूसरा मैटर है. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पिल्स एंड इंजेक्टेबल इम्प्लांट. दोनों ही हार्मोन मेथड कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो एक्चुअली क्या है, फॉर दी जो वर्क होता है इनका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. वहीं पर आपके जो इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स वगैरह जो हैं, इनका यूटिलाइज जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. लॉन्ग ड्यूरेशन, ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है, जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में. इंजेक्शन, सो इंजेक्शन में हम लोग जो लेते हैं डिपो-प्रोवेरा, दैट इज वो DEPO प्रोवेरा. डिपो-प्रोवेरा का एक इंजेक्शन आता है, और वो इंजेक्शन जो है कुछ इस तरह से आपके इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है. इंट्रामस्कुलर, सो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है. डिपो जो वर्ड है, डिपो का मतलब होता है स्लो रिलीजिंग. स्लो रिलीजिंग. तो और इसके अंदर एक्चुअली होता क्या, प्रोजेस्टेरॉन होता है. प्रोजेस्टेरॉन लाइक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है. सो स्लो रिलीजिंग जो है डिपोट, जो डिपो प्रोवेरा का इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है. और ये करीब, ये मान लो इसकी शानदार चीज़ क्या है, इसको हम लोग वंस इन 3 मंथ के आसपास में यूज़ में ले सकते हैं. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, वंस इन 3 मंथ ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा. डिपो प्रोवेरा इसका जो इंजेक्शन है, इसका नाम यदि मैं बात करूं, इसको बोला जाता है डिपोट. DEPOT, डिपोट. सो डिपोट हो गया, दैट इज वॉट स्लो रिलीज, है ना. डिपोट के साथ में जो वर्ड आने वाला है, इसे एक्चुअली पूरा नाम होता है डेम्पा, DMPA, द फुल नेम जो कि उसका कंप्लीट नेम है. जो डिपोट मतलब हो गया इसमें स्लो रिलीज, है ना. और MPA का मतलब हो गया दैट इज व्हाट, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. D4 हो गया डिपोट. M मतलब हो गया मेट्रॉक्सी, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट. तो ये पूरा का पूरा नाम है डेम्पा का. तो डिपो प्रोवेरा के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा नाम है इसका डेम्पा. वंस इन 3 मंथ, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इंजेक्शंस होते हैं. उसके बाद सेकंड जो थिंग आती है वो आपके सामने आती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉर प्लांट. नॉर प्लांट, या फिर अपन बात करेंगे इम्प्लांट. इम्प्लांट और नॉर प्लांट जो होती हैं वो कुछ 6 मैचस्टिक्स होती हैं, कुछ इस तरह की, जिनमें क्या होता है, वही सिंथेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जनरली क्या होता है, फिल होता है. ये 6 मैचस्टिक्स होती हैं, और 6 मैचस्टिक को हम लोग इम्प्लांट करते हैं सबक्यूटेनियसली. सबक्यूटेनियसली जस्ट बिलो द स्किन. और ये ऐसी जगह पर इम्प्लांट किया जाता है जैसे कि आपके ग्रोइन एरिया हो गए, जैसे कि आपके आर्मपिट वाले एरिया हो गए. जनरली उनका उस एरिया में जो स्किन होती है उसको अपन उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं है वो स्किन, तो वहाँ पर इसे इम्प्लांट किया जाता है. 6 मैचस्टिक लाइक होती हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन फील्ड होती हैं. और इनकी सबसे शानदार बात क्या है, ये दे लास्ट अप टू 5
ईयर्स। थैंक यू।